हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फ्री की शिक्षा। मैं शैलजा आप सबके साथ जुड़ी हूँ डिस्कस करने के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 13 दिसंबर से 19 दिसंबर के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था 6 दिसंबर से 12 दिसंबर के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। और ये एमसीक्यूज के जो क्वेश्चंस मैं लेकर आती हूँ ये आपके सारे टीचिंग एग्जाम्स में हेल्प करने वाले हैं, जैसे कि DSSS भी हुआ, सुपर टेट हुआ, जितने भी जॉब ओरिएंटेड एग्जाम्स हैं उन सब में जहां भी करंट अफेयर्स आते हैं, इवन जितने भी हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स, अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, SSC हो गया, अदर हो गए, जितने भी, उन सब में हेल्प करेगी आपकी। और इसका जो लेवल होता है वो बहुत ही अच्छा होगा। और आजकल के एग्जाम में जितने भी एग्जाम हैं उन सब में करंट अफेयर्स के रोल को हम सब जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। और बिना उनको अच्छे से डिस्कस करके, बिना उसको समझे हम क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे वीडियोस को देखते रहिए और खूब सारा प्यार करिए। तो हम लोग आज का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने उन सभी दोस्तों को बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहूंगी जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, उसे लाइक किया, शेयर किया अपने दोस्तों के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। और ऐसे ही बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस के लिए, बहुत सारे अच्छे कंटेंट के लिए हमारे वीडियोस को देखते रहिए और प्लीज एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कहाँ है। ये रहा हमारा है ये आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1। केंद्र सरकार के अनुसार भारत की मौजूदा परमाणु ऊर्जा क्षमता, न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी कितने मेगावाट है? ये है हमारा पहला क्वेश्चन। ऑप्शन है उसके, ऑप्शन ए 6780 मेगावाट, ऑप्शन बी 3580 मेगावाट, ऑप्शन सी 5700 मेगावाट, ऑप्शन डी 2420 मेगावाट। तो दोस्तों पिछले वीडियो में आपने बताया कि कैसे आपको दिक्कत हुई कि आपको आंसर मार्क करने में, समझने में, मेरे कहे हुए और मेरे समझाए हुए चीज़ों में थोड़ा सा आपको कोऑर्डिनेशन का दिक्कत लगा। इसलिए मैंने थोड़ा सा इम्प्रूव करते हुए इस बार पेन का यूज़ किया है। आई होप आपको ये जो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है ये आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर इसका आंसर देखते हैं हमारा क्या होगा। इसका आंसर होने वाला है 6780 मेगावाट। जो केंद्र सरकार है इन्होंने अपनी प्रेजेंट कैपेसिटी बताई है कि ये 6780 मेगावाट की है और ये कहा है कि 2031 तक हम इसे 22480 मेगावाट कर देंगे। ऐसा मतलब उनकी परियोजना में है। और चलिए फिर देखते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से किस भारतीय शूटर को 2021 पैरालंपिक पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान दिया गया है? ऑप्शन क्या है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ऑप्शन है इसका प्रकाशी तोमर, ऑप्शन बी हिना सिंधु, ऑप्शन सी चिंकी यादव, ऑप्शन डी अवनी लेखरा। तो आंसर क्या होने वाला है? आंसर होने वाला है अवनी लेखरा। अवनी लेखरा जी ने एक इतिहास रचा है और वो इतिहास ये है कि इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में तो इन्होंने इतिहास ये रचा है कि 10 मीटर के एयर राइफल में इन्हें 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में स्वर्ण पदक और 50 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग 3 पोजीशन स्टैंडिंग SH1 में कांस्य पदक मिला है। और इस तरीके से ये पहली भारतीय महिला है जिन्हें 2 पदक मिले हुए हैं। मीन्स की जैसे कि PV सिंधु को भी मिले हैं लेकिन 2 अलग अलग ओलंपिक्स में, लेकिन इनको एक ही ओलंपिक में 2 मेडल मिले हुए हैं। तो ये इन्होंने एक इतिहास रचा है और इसके लिए इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके गाइस, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में निम्न में से किसने 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया है? क्वेश्चन नंबर 3 है ये। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पूनम यादव,
ऑप्शन बी पूर्णिमा पांडे, ऑप्शन सी मीराबाई चानू, ऑप्शन डी झिली डाला बेहड़ा। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है पूर्णिमा पांडे। पूर्णिमा पांडे जी ने 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता है और भारत तोलन के लिए अगले साल जो 2022 का राष्ट्रमंडल खेल होने वाला है, राष्ट्रमंडल खेल 2022, उसके लिए इन्होंने सीधा क्वालिफाई कर लिया है। और यहाँ पे अगर बात करें तो इन्होंने ऑलरेडी इतने रिकॉर्ड तोड़े प्लस स्वर्ण पदक जीता, तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। और ये जो वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हो रही थी, ये वेट लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो है ये उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हो रहा था। 7 दिसंबर से 17 दिसंबर तक चला है। और ओके, चलिए फिर देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, भारत, ईरान और किस देश ने 14 दिसंबर 2021 को चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर बातचीत की? ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी चाइना। आंसर क्या होने वाला है? आंसर होने वाला है आपका उज्बेकिस्तान। भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान तीनों देशों ने मिलकर चाबहार बंदरगाह के पार परिवहन गलियारे के विकास पर चर्चा की है। और ये जो चाबहार बंदरगाह है ये ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है और यहाँ से ये जो बंदरगाह है ये ओमान की खाड़ी पर स्थित है। ओके, सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, इंग्लैंड का निम्न में से कौन सा खिलाड़ी 150 टेस्ट मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें खिलाड़ी बन गए हैं? क्वेश्चन नंबर 5, उसका आंसर देखते हैं क्या होगा। ऑप्शन है उसके मार्क वुड, ऑप्शन बी स्टुअर्ट ब्रॉड, ऑप्शन सी जैक लीच, ऑप्शन डी हसीब हमीद। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर है स्टुअर्ट ब्रॉड। स्टुअर्ट ब्रॉड दुनिया के 10वें और वहीं इंग्लैंड के तीसरे नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं। और जो एंडरसन जी हैं इंग्लैंड के खिलाड़ी, वो 167 मैच खेलकर पहले नंबर पे हैं। इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी हैं, टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा खेला है। और जो एलिस्टर कुक हैं उन्होंने 161 टेस्ट मैच खेलकर दूसरे नंबर पे हैं इंग्लैंड में। और इंग्लैंड के ये तीसरे सबसे ज्यादा खेलने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड हुए। और इस तरीके से अगर ओवरऑल वर्ल्ड का देखा जाए तो उसमें नंबर 1 पे कौन है? तो नन अदर देन आवर लेजेंड सचिन तेंदुलकर साहब। सचिन तेंदुलकर जी ने 200 टेस्ट मैच खेले हैं और पहला रैंक हासिल किया है। और अभी इनके कंपैरिजन में तो फिलहाल कोई नहीं है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे इसके बारे में और याद आ रहा है, ये स्टुअर्ट ब्रॉड के नाम से याद आया कि ये वही स्टुअर्ट ब्रॉड हैं जिनके एक ओवर में युवराज सिंह ने 6 बॉल पे 6 छक्के मारे थे जब 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप चल रहा था तब। तो ये था हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा एयरपोर्ट जल्द ही देश का 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बन जाएगा? ऑप्शन क्या है इसके देखते हैं। ऑप्शन ए छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, ऑप्शन सी बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, ऑप्शन डी नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट। तो इसका आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? इसका आंसर होगा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट। ये है तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट ये 4 रनवे वाला पहला देश का हमारे एयरपोर्ट बनने वाला है। इसकी सूचना किसने दी है? इसकी सूचना एयरपोर्ट संचालित करने वाली कंपनी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड डायल ने अपने टर्मिनल 1 के स्मार्ट एप्रन शुरू करने के मौके पर यह जानकारी साझा की है। ओके गाइस, चलिए हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में विजय दिवस प्रतिवर्ष निम्न में से किस दिन मनाया जाता है?
देखते हैं इसके आंसर क्या है। 16 दिसंबर, बी 12 मार्च, सी 14 अप्रैल, डी 13 मई। तो दोस्तों इसका आंसर है 16 दिसंबर। 16 दिसंबर ये विजय दिवस के लिए क्यों जाना जाता है, क्योंकि 13 दिसंबर 1970 71 एक मिनट 71 13 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ और यह 16 दिसंबर को हमने उस युद्ध पर विजय प्राप्त की थी पाकिस्तान के खिलाफ जो चल रहा था। इसलिए ये एक ऐतिहासिक विजय थी जो हम अब प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को मनाते हैं। चलिए दोस्तों फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पदभार निम्न में से किसने संभाल लिया है। ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी, ऑप्शन बी जनरल एम.एम. नरवाने साहब, और ऑप्शन सी एडमिरल आर हरि कुमार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या बनता है, हमारा आंसर बनता है जनरल एम.एम. नरवाने साहब। जनरल एम.एम. नरवाने साहब के पहले जो अभी दुखद घटना हुई थी, विपिन रावत सर का जो निधन हुआ था, वो ये पदभार संभाल रहे थे। वो देश के पहले सीडीएस थे, जनरल विपिन रावत साहब, और उनकी मृत्यु के बाद ये पद खाली हो गया। और चूंकि जो सीडीएस का पद बनाया गया उसके पहले यह प्रावधान था कि जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होगा वो तीनों सेनाओं में जो सबसे वरिष्ठ होगा वो नियुक्त किया जाएगा, उसको यह पदभार सौंपा जाएगा। तो अब उनकी नियुक्ति सीडीएस की जब हो गई तो उस समय ये चीफ थे और उनके निधन के बाद अब वो जगह खाली हो गई, तो अब दूसरी नियुक्ति की गई है जनरल एम.एम. नरवाने साहब का। चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी ने किस राज्य के सिमहाद्री में एकल ईंधन सेल आधारित हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत की है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन है ए बिहार, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ये पहल है एनटीपीसी की, इसकी जो रूपरेखा तैयार की है वो एनटीपीसी की तैयार की हुई है, और ये दुनिया की भारत की पहली है और दुनिया की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन ऊर्जा भंडारण परियोजना में से एक होने वाली है। और इससे जो है फायदे क्या हैं कि जो हमारे देश के दूर दराज के क्षेत्र हैं, जैसे लद्दाख हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, यहाँ दूर के क्षेत्रों में जो कार्बन उत्सर्जन होता है उससे मुक्त करने के लिए, कार्बन उत्सर्जन मुक्त होने के लिए ये उन क्षेत्रों की मददगार साबित होगा यह परियोजना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में निम्न में से कौन सा देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी चीन। आंसर क्या है, आंसर होने वाला है इसका नन अदर देन अमेरिका। देखते हैं इसमें भारत का स्थान क्या है। भारत का स्थान है 66वां। क्या है दोस्तों, 66वां, 66। ये 195 देशों में भारत का स्थान है। और ये जो इंडेक्स है ये देशों को 6 श्रेणियों में, जितनी भी उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा है, जितनी उनकी क्षमता है, उसके बेसिस पर 6 श्रेणियों में बांटकर और उसका आकलन करके फिर ये इंडेक्स जारी करता है। तो इस हिसाब से भारत 66वें स्थान पर है और अमेरिका पहले स्थान पर है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है अपने कंट्री के हेल्थ को सुधार करने के लिए, गवर्नमेंट लेवल पे भी और लोकल लेवल पे भी, पर्सनल लेवल पे भी। चलिए ठीक है, हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 11।
फ्रांस की दिग्गज कंपनी शनेल ने भारतीय मूल की निम्न में से किस महिला को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? उसके ऑप्शन है लीना नायर, आकांक्षा अरोड़ा, सी श्रीसा बांदला, डी अनीता आनंद। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? आंसर है इसका लीना नायर जी। लीना नायर ये भारतीय मूल की हैं, ये कोल्हापुर महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं और ये शनेल जो कि एक बड़ी फैशन कंपनी है, इससे पहले ये यूनिलीवर कंपनी से जुड़ी हुई थी। ओके गाइस, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 12। टाइम पत्रिका ने अमेरिका की किस जिमनास्ट को सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? पुरस्कार है सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार। इसका ऑप्शन है लैरी नासर, बी है एली राइसमैन, सी है सिमोन बाइल्स, डी है मकाइल मारोनी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर है जो अमेरिका की जिमनास्ट को मिला है वो है सिमोन बाइल्स। सिमोन बाइल्स ने ज्यादा नहीं बस 7 ओलंपिक मेडल और 25 विश्व चैंपियनशिप के मेडल जीते हैं, ज्यादा नहीं। जितने की एक कंट्री पूरा सारे एथलीट्स को मिला के जीतती है उतना सिमोन बाइल्स ने अपने अकेले के दम पे, सिंगल प्लेयर के दम पे जीता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13। और इससे हमें पता चलता है कि वैसे तो इंडिया की अभी बहुत अच्छी हालत हो रही है धीरे धीरे, बट हमें कितना ज्यादा इम्प्रूव करने की जरूरत है फिलहाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस खिलाड़ी ने अबू धाबी ग्रैंड प्री में लुइस हैमिल्टन को पीछे छोड़ते हुए अपना पहला फॉर्मूला 1 विश्व खिताब जीता है? ऑप्शन ए वॉल्टेरी बोटास, ऑप्शन बी सेबेस्टियन वीटल, ऑप्शन सी फिलिप नासा, ऑप्शन डी मैक्स वेरस्टैपेन। मैक्स वेरस्टैपेन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किस प्रोफेसर को विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए मोहन सचदेवा, ऑप्शन बी कोमल अग्रवाल, ऑप्शन सी नीना गुप्ता, ऑप्शन डी आरती अग्निहोत्री। तो दोस्तों इसका आंसर होने वाला है, क्या होने वाला है? नीना गुप्ता। नीना गुप्ता इसका आंसर है। और नीना गुप्ता जी कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान में गणितज्ञ हैं और जो है इन्हें अफाइन बीजीय ज्यामिति, अफाइन बीजीय ज्यामिति और कंप्यूटेटिव बीज गणित में उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और रामानुजन पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये तीसरी महिला हैं। क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक निम्न में से किसने 81 किलो भार वर्ग में जीत लिया है? ऑप्शन है प्रदीप सिंह, ऑप्शन बी अजय सिंह, ऑप्शन सी विकास ठाकुर, ऑप्शन डी रगाला वेंकट राहुल। तो इसका क्या आंसर होने वाला है? दोस्तों मैंने अभी बताया था कि हमारा जो भारोत्तोलन का हो रहा था उसमें अजय सिंह ने इसका जीता है। ठीक है, इसका आंसर होने वाला है अजय सिंह। और अजय सिंह ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक जीता है और स्वर्ण पदक जीतने के साथ अगले साल 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल होने वाला है उसमें इन्हें डायरेक्ट एंट्री का मतलब डायरेक्ट क्वालिफाई कर लिया इन्होंने और 2022 के राष्ट्रमंडल खेल के लिए ये चुने गए हैं, खुद ही मतलब क्वालिफाई किया है। और इनके साथ अभी तक कुल 3 भारोत्तोलक जो हैं वो क्वालिफाई कर चुके हैं डायरेक्ट राष्ट्रमंडल 2022 खेल के लिए। ओके, सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16।
उत्तराखंड विधानसभा के किस पूर्व अध्यक्ष और 8 बार के विधायक का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? जैसे कि हम जानते हैं कि हम ऑबिचुरी से भी क्वेश्चन आते हैं, तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन बनता है तो हम उसको भी लेकर आते हैं। तो ये इसका ऑप्शन है प्रेमचंद्र अग्रवाल, ऑप्शन बी रघुनाथ सिंह चौहान, ऑप्शन सी त्रिवेंद्र सिंह रावत, ऑप्शन डी हरबंस कपूर। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हरबंस कपूर। हरबंस कपूर साहब ने जब अपना पहला चुनाव लड़ा था तो वो हार गए थे उत्तराखंड में, लेकिन उसके बाद से इन्होंने जितने भी चुनाव लड़े वो सारे लगातार जीते हैं उत्तराखंड की कैंट विधानसभा सीट से, और 2007 में ये विधानसभा के अध्यक्ष भी चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम शुरू की है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होगा उत्तराखंड। और ये जो इंसेंटिव आएगा ये जो लाभार्थी होंगे उनके डायरेक्ट खाते में आएगा, और ये 53,000 लोगों को लाभान्वित करने के लिए जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ये उसके लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, योजना शुरू की गई है। और जो भी लाभार्थी इसके लिए बनेंगे उनके अकाउंट में डायरेक्ट इसका बेनिफिट मिलेगा उनको। और ओके, सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। विश्व प्रसिद्ध गॉथिक उपन्यास, एक बहुत ही फेमस उपन्यास है ये, इंटरव्यू विद द वैम्पायर, की किस लेखिका का हाल ही में 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये भी ऑबिचुरी के सेक्शन में आएगा, आप इसको याद रख सकते हैं। क्योंकि चलिए अभी हम डिस्कशन इसका बताते हैं। अभी ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मनीषा कुलश्रेष्ठ, ऑप्शन बी एनी राइस, ऑप्शन सी वंदना राग, और ऑप्शन डी बाबूशाह कोहली। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एनी राइस। एनी राइस जी ने 1976 में इनकी पहली उपन्यास आई थी इंटरव्यू विद द वैम्पायर, और ये उसी साल बेस्ट सेलर हुई थी। और इस की लेखिका जो है ये एनी राइस, ये एक अमेरिकी है, और इस पर एक फिल्म भी बनी थी टॉम क्रूज और ब्रैड पिट को लेकर, और ये उपन्यास काफी फेमस हुई थी। फिलहाल उनका 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य के बलरामपुर जिले में 9,802 करोड़ रुपए की सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी झारखंड। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? ये बहुत ही इजी है क्योंकि इन्होंने डिस्ट्रिक्ट का नाम बता दिया है, तो ऐसे में राज्य का नाम बता देना बहुत ही आसान है। बलरामपुर जिला पड़ता है हमारे प्यारे से उत्तर प्रदेश में, और इसका जो उद्घाटन किया है वो इन्होंने किया है 11 दिसंबर 2021 को। 11 दिसंबर 2021 को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं इस परियोजना का उद्घाटन करते हैं, और ये यूपी के 9 जिले के 5 नदियों को जोड़ा है इस परियोजना में। और इस परियोजना से जो है वो 6200 से अधिक गांवों को और लगभग 29 लाख लोगों को, किसानों को इसका फायदा मिलेगा। और यह परियोजना लग रही है कि काफी अच्छी होगी। फिलहाल ग्राउंड लेवल पे कितनी आती है, लेट्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, और आज का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन। निम्न में से किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 दिए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए लालचंद डोगरा, ऑप्शन बी समरेश गुप्ता, ऑप्शन सी कपिल शर्मा, ऑप्शन डी नंदकिशोर आचार्य। तो दोस्तों एक उपन्यास है छीलते हुए अपने को,
छीलते हुए अपने को ये उपन्यास है नंद किशोर आचार्य जी की, और इसके लिए ही इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से नवाजा जा रहा है। और इसके साथ ही अंग्रेजी में शशि थरूर जी को एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाने की घोषणा की गई है। और इसी के साथ कुल 23 भारतीय भाषाओं में के साहित्य के दिग्गजों को साहित्य रत्न पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 दिए जाने की घोषणा की गई है। तो ये रहा दोस्तों आज का हमारा कुल 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस हफ्ते का। और जैसा कि आप सब जानते हैं ये मेरी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो को आपने पसंद किया है और उम्मीद करती हूँ कि आगे आने वाले वीडियोस को भी आप खूब सारा प्यार देंगे। और सो गाइज थैंक यू सो मच एंड स्टे अपडेटेड विद अस। और इधर मैंने कुछ आंसर टिक किए हैं, ये आंसर आप देख लीजिएगा। जब भी आप अगर आप नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं, खुद से प्रैक्टिस करते हैं, तो म्यूट करके आप क्वेश्चन हल करिए और फिर अपने आंसर यहाँ से मिलाइए। और इसके लिए मैं हमेशा आंसर लास्ट पेज पे जरूर दे देती हूँ, तो इससे जितने भी एस्पिरेंट होते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्प होगी। और थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।